नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति नाम से जो आपकी पुस्तक है क्लास 9th एनसीईआरटी की, यहाँ से अध्याय नंबर 3 संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को लेकर आए हैं। और इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे भी गए हैं। इसके अलावा बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, और आज अगर हम बता दें आपको कि आज आपकी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी भूगोल एमसीक्यू की हुई थी, जिसमें हमने क्लास 11th भूगोल का एमसीक्यू कवर किया था। उसके बाद शाम 5 बजे आपका विज्ञान का एमसीक्यू हुआ है, तो आप विज्ञान का भी एमसीक्यू देख लीजिएगा। एंड अभी आपका रात में 10 बजे आपका पॉलिटी का एमसीक्यू हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने कल के पहले एपिसोड में एपिसोड नंबर 1 में आपको अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 पुरानी एनसीईआरटी से कवर करा दिया। अध्याय नंबर 3 संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है रंग भेद, जिसको अपार्थाइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो रंग भेद अपार्थाइड नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो निम्नलिखित में से किस देश में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। तो आपको बताना है कि रंग भेद अपार्थाइड जो कि नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी, किस देश में ये चलाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। तो पहले नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो रंग भेद अपार्थाइड का जो कॉन्सेप्ट था वो गोरे लोगों ने चलाया था। और गोरे लोगों ने कहाँ पर चलाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कब से कब तक? तो 1948 से लेकर 1989 तक नस्ली भेदभाव चला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 1989 तक याद रखना है। आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो वहाँ 1994 दिया जाएगा, लेकिन 1948 से लेकर 1989 तक ये भेदभाव चला था। उसके बाद फिर इसको भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो नायक थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, ये आपको ध्यान रखना 1948 से लेकर 1989 तक चला था। अगला प्रश्न है आपका द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। और आप यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे, इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा। आइडिया ये लगेगा कि एनसीईआरटी से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, एनसीईआरटी से इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आप अगर इससे पहले आपने पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ा था, तो क्या आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में जो आज हम आपको करा रहे हैं द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इससे भी आपका क्लैरिटी हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है। तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा आप सभी जानते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। नेल्सन मंडेला का ये जो है आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन और रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो गोरे लोगों के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया था और रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन जो चला था, उसका नेतृत्व किया था नेल्सन मंडेला ने। और इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले पार्टी का क्या नाम था? जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वैसे ही बात करें नेल्सन मंडेला की तो नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जैसे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस था भारत में, वैसे ही अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, तो अश्वेत राष्ट्रपति सबसे पहले जो बने थे 1994 से लेकर 1999 तक, ये बने थे नेल्सन मंडेला जी। तो इस प्रश्न का आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना था? या फिर दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दक्षिण अफ्रीका जो है लोकतांत्रिक देश बना था वर्ष 1994 में। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1994। 26 अप्रैल 1994 एग्जैक्ट डेट है जब दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो गृह यानी कि होम मिनिस्ट्री, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्टिंग मंत्री कौन थे, मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो आराम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अंतरिम सरकार कब गठित की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। महात्मा गांधी जी को कोई भी पद इन्होंने नहीं लिया था अंतरिम सरकार में। और यहाँ पर राइट आंसर आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे, गृह के साथ में सूचना और प्रसारण मंत्री भी इन्हीं के पास में इनका मंत्रालय था। जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड हम आगे देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप बारदोली किसान सत्याग्रह के लिए जानते हैं। बारदोली किसान सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय रियासतों के विलय में सबसे निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो भारतीय रियासतों के विलय में आज जो हम जितने सारे भारतीय रियासत थे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उनको एकीकरण करने का, विलय करने का जो निर्णायक भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे? तो ऑप्शन आपके सामने है सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज़ाद भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री बने थे ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के सदस्य आपको बताना है और आप आराम से एलिमिनेट करके इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। एलिमिनेट कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूप समिति में नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं थे। टीटी कृष्णचारी की बात करें तो ये संविधान सभा के प्रारूप कमेटी या प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 7 सदस्य। और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करें तो 7 सदस्य हो गए। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के। भीमराव अंबेडकर जी के अलावा टीटी कृष्णचारी तो हमने देख लिया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जिनको KM मुंशी कहा जाता है शॉर्ट में, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और BL मित्र, ये अन्य जो है सदस्य थे। तो टोटल आप यहाँ पर 6 सदस्य और ऊपर टीटी कृष्णाचारी, टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी प्रारूप समिति संविधान सभा की, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में 29 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1946। बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो कितने लोगों ने मान लिया कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? 29 अगस्त 1946 नहीं होगा, 29 अगस्त 1947 होगा। तो राइट आंसर प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सी ऑप्शन सही है, 29 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए एक संविधान पेश किया गया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? 1927 में, 1928 में, 1929 में। तो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसमें भारत के लिए एक संविधान पेश किया गया था। बहुत सारी चीज़ों की इसमें बात भी की गई थी जो हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं। तो और यह जो नेहरू रिपोर्ट है कब आई थी, कब पेश किया गया था? 1928 में। याद रखिएगा TRE 1 में इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया था, NCERT से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। 1928 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, आपको मालूम है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। सरदार पटेल अध्यक्ष बने थे जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किन्होंने, यहाँ पर कर लीजिए कि किसने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 4-5 पॉइंट आपको यहीं से मिल गए। 1931 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, और ये चीज़ें आप जो है नेहरू रिपोर्ट में भी पाएंगे, जो आपका बीपीएससी टीआरई में सवाल पूछा गया था। तो नेहरू रिपोर्ट और 1931 के जो कराची अधिवेशन में मूलभूत अधिकार से संबंधित मसौदा पेश किया गया था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। याद रखिएगा कि एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात की गई थी इसमें मूलभूत अधिकार के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और ये दोनों बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में भी, और साथ में 1931 के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार के संकल्प के मसौदे में भी कही गई थी। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की बात किया गया था इसमें, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी इसमें की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन गई थी। यह वर्ड आपको जो है स्टेटमेंट के रूप में पूरा टीआरई 1 में प्रश्न में दिया था, और आंसर वहाँ पे था 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से रिलेट करके पूछा था। और यह जो पॉइंट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये आपका नेहरू रिपोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, और साथ में 1931 के कराची अधिवेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, और पूछा गया था 1928 के नेहरू रिपोर्ट के संबंध में। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष का मतलब है इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले निर्वाचित प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब बने थे ये? तो संविधान सभा के दूसरे बैठक में 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत हुआ था, बेबल प्लान 1945 के अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। तो भारत की संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी या गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। मार्च 1946 में कैबिनेट योजना भारत आया था, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी भारत में, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अलावा आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब किए गए थे। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कि कौन कौन से सदस्य होंगे भारतीय संविधान सभा में, कुल 389 सदस्यों की बात की गई थी, जिसमें पाकिस्तान जो उस समय बाद में पाकिस्तान में चले गए तो वहाँ के भी सदस्य उसमें शामिल थे। तो भारतीय संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का बात किया गया था, और इसके लिए जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में। इसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था? अगर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा को बनाया कब गया था, गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, तो डेट है 6 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की बात करें तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस 9 दिसंबर 1946 के पहले बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, या पहले अध्यक्ष भी इनको माना जाता है संविधान सभा के। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में। अगला प्रश्न वही है, एक्सप्लेन हमने कर दिया आपको। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पहला अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अगर आपसे केवल पूछे कि भारतीय संविधान सभा के
पहले अध्यक्ष कौन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे केवल इतना पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब वहाँ आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव करना रहेगा। वहाँ पे अध्यक्ष का मतलब है वो निर्वाचित अध्यक्ष से पूछ रहा है। जब तक पहला वर्ड नहीं लगेगा तब तक आप सच्चिदानंद सिन्हा पर नहीं जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष अगर आप कॉमन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव करना है। तो 13 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे? चंपारण सत्याग्रह आप सभी को मालूम है 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भागीदार कौन थे? महात्मा गांधी जी के साथ में श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको बताना है तीनों विकल्प में से कि कौन जो है चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भागीदार थे महात्मा गांधी जी के। तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वकील के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी के साथ में जुड़े हुए थे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था 1917 में? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया किसने था? तो आपको मालूम है कि चंपारण के एक छोटे से किसान नेता थे, स्थानीय किसान नेता थे, जिनका नाम था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान जो लिखा गया है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, तो भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल बात करें तो 299 सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। 389 पहले थे, बाकी कहाँ गए? तो ये पाकिस्तान का जब पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की बात की गई, पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस प्रकार से फिर जो है जो सदस्यों की संख्या थी वो घटकर 299 हो गई। पहले 389 थी पाकिस्तान को भी मिलाकर, बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तब फिर 299 रह गई। और भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में यही कुल 299 सदस्य थे। चलिए आप अगला प्रश्न इसके आगे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान सभा के हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 284 राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 11th एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। जब आपको क्लास 11th एनसीईआरटी कराएंगे तो वहां पर यह प्रश्न आएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 389 थे, पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299 बचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है संविधान सभा का। सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी, एचसी मुखर्जी। तो कौन थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष? तो राइट आंसर यहाँ पर एचसी मुखर्जी हो जाएंगे। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई लोगों को नया भी लग सकता है। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एचसी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? यह प्रश्न जो सही बताएगा उसको तरफ से हमारी तरफ से जो है क्लैप रहेगा, शाबाशी रहेगी हमारे तरफ से जो भी इस प्रश्न का सही जवाब देगा। भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था ये आपको बताना है। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है ABC में से कौन सा आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो क्या प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव किया था और ये किसके माध्यम से किया था? अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का ए है। अपनी तरफ से, हमारी तरफ से अपने लिए शाबाशी ले लीजिए जिन्होंने भी ए यहाँ पर बताया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही किया था। फिर अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को जो सही बताएगा उसको हमारी तरफ से जो है डबल शाबाशी मिलेगी। चलिए बताइए, प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसका गठन प्रत्यक्ष चुनाव से हुआ है। इसने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया है। एक से अधिक नन ऑफ दिस।
चलिए बताइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बोला जा रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? तो बात बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था। और संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष चुनाव से हुआ था। अभी हमने ऊपर देखा कैसे हुआ है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। संविधान सभा जो है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट आपका गलत है। और जिन्होंने भी बी आंसर बताया उनका जवाब सही है पूरी तरीके से। असत्य स्टेटमेंट आपको बताना था, गलत स्टेटमेंट। और हमारी तरफ से शाबाशी, और पैसे हो आपके पास तो मिठाई भी खा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 195 दिन, 2 वर्ष 6 महीने 18 दिन। क्या आंसर होगा? तो भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो ये सबसे पहले आपने यही तैयार किया होगा। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन माना जाता है कि भारतीय संविधान को तैयार होने में टोटल इतने दिन लगे थे। और टोटल जो बात करें तो संविधान सभा को बनाने के लिए कुल 165 दिन की बैठक हुई थी। 165 दिन की टोटल बैठक हुई थी, जिसमें 114 दिन जो है मसौदे पर चर्चा हुआ था, जो संविधान का मसौदा था उस पर चर्चा हुआ था। टोटल 165 दिन जो है डिस्कशन हुआ था, और ओवरऑल जो टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे? तो अंतरिम सरकार में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री कौन बने थे? यानी कि अंतरिम सरकार में भी वही रक्षा मंत्री थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वही रक्षा मंत्री थे। तो ये आपको बताना है कौन थे। तो अंतरिम सरकार में आपने पढ़ा होगा सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री बने थे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आपको मालूम है, गृह मंत्रालय ही इनको मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने जो है अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, एन बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो यंग इंडिया पत्रिका है किसकी? तो आपको मालूम है कि यंग इंडिया पत्रिका है किसकी? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की जब है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? नन ऑफ दिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 4 पत्रिकाएं कुल चलाई गई थी। इंडियन ओपिनियन सबसे पहला है जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था। फिर नवजीवन है, यंग इंडिया है, हरिजन। ये 4 आपको याद रखने हैं। न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किससे जुड़े थे? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो था ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे? अटल बिहारी वाजपेयी, नाना देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? और भारतीय जनसंघ की बात करें तो यही जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसी ऑर्गेनाइजेशन से अंततः जो है भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ है उसकी जो कह सकते हैं जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय जनसंघ है। इसकी स्थापना की थी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जोगेंद्र नाथ मंडल जी की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी ये अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। तो अंतरिम सरकार में याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पार्टी की स्थापना किया था जो एनसीईआरटी में दिया गया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 1956 में स्थापना किया था, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में केंद्रीय प्रधानमंत्री या कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे? तो आपको बताना है कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री या फिर कहें कि कार्यकारी परिषद जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर होगा?
तो अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी उसके प्रधानमंत्री जो कहलाए वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी को जो पद मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद मिला था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है वाइस प्रेसिडेंट का इनको पद मिला था। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया आपका SCERT क्लास 12th में, वहाँ पर आपका शब्द प्रयोग किया गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति शब्द प्रयोग किया गया है आपका SCERT क्लास 12th में। तो अगर आपका उपराष्ट्रपति भी अगर आपसे पूछेगा अंतरिम सरकार में, तो उपराष्ट्रपति के तौर पे आप जवाहरलाल नेहरू को आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए उपराष्ट्रपति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और बात करें कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल कहिए, तो वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बेबल। तो लॉर्ड बेबल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और साथ में प्रधानमंत्री भी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। बाकी मंत्रिमंडल आप जानते ही हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा से रिलेटेड किसको मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा का मंत्रालय मिला था अंतरिम सरकार में। जगजीवन राम जी को क्या मिला था, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे उस समय के वायसराय लॉर्ड बेबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नियति से साक्षात्कार ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया था जब भारत आज़ाद हो रहा था, मध्य रात्रि को किसने दिया था नियति से साक्षात्कार नामक भाषण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये भाषण किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो नन ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भारत की संसद से यह भाषण था कि नियति से साक्षात्कार ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से फेमस हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर किसे कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है क्या, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, या मूलभूत अधिकार किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और भारतीय संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था संविधान की प्रस्तावना को, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, याद रखिएगा पूछा आपसे जा सकता है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को, प्रियम्बल को क्या बोला था, भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो संविधान का हृदय एवं आत्मा, हृदय शब्द एक्स्ट्रा हो गया है, तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये प्रश्न में डिफरेंस है, यहाँ आपसे भारतीय संविधान की आत्मा पूछा गया है, जो कि राइट आंसर आपका संविधान की प्रस्तावना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। इसी याद में 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जो है आपको बताना है कि संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने कब घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने आपातकाल के उपलक्ष्य में कब घोषित किया है, तो संविधान हत्या दिवस आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत की संविधान सभा ने संविधान को लागू कब किया था, तो जब आपसे लागू करने का पूछेगा तो 1950, जब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न आपके सामने है,
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो क्या स्थिति थी 26 नवंबर 1950 को? तो 26 नवंबर 1950 को भारत की जो वास्तविक स्थिति थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 शब्द यहाँ पर आपको भारत की स्थिति को दर्शाते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो केस आप देख रहे हैं ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जब भारत का संविधान बना था तब उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़े गए थे। आप यही हटा दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत था भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। किस डेट को? 26 जनवरी 1950 को। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय इसमें शामिल नहीं है? आपको बताना है। संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। कौन सा न्याय की बात नहीं करता जो है प्रस्तावना संविधान की? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो राजनीतिक न्याय है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, कल्चरल जस्टिस जैसा कोई शब्द नहीं है, सांस्कृतिक न्याय नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सांस्कृतिक न्याय की बात नहीं की गई है संविधान की प्रस्तावना में। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है? 3 प्रकार के स्वतंत्रता की बात, 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात या 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान के प्रस्तावना में की गई है। और ये कौन कौन से हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म, 5वां है उपासना और इन सब की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताता है, याद रखना आपको। फिर अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? और यह प्रश्न आपका जो है TRE 1 में PRT में पूछा गया था। TRE 1 में PRT में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि ABC में से कौन सा सही है। अगर आपको लगता है 1 से अधिक सही है तो आपको तब भी बताना है कि ए जो है अगर 1 से अधिक सही है तो कौन कौन सा सही है। तो बात करें व्यक्ति की गरिमा की, तो व्यक्ति की गरिमा को बंधुत्व जो है आश्वासित करता है, देश की एकता एवं अखंडता को भी करता है, नागरिकों के न्याय और स्वतंत्रता की समानता को जो है नहीं करता है। तो किसको किसको करता है? तो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता। तो A और B यहाँ पर आपका संयुक्त रूप से सही है, इसलिए आपका राइट आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? आपसे जब भी पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना की अगर बात करें या प्रस्तावना में जो शुरुआती शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, वैसे ही जो है ये शब्द की कॉपी कहाँ से की गई है? बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो राइट आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना का विचार भारत के संविधान में लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द जो है अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया था प्रस्तावना का विचार। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना की भाषा तो आपका जवाब बदल जाएगा। क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है यानी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का जो प्रकार है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का।
आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो है कहाँ से लिया गया था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का बात कहाँ से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया। राइट आंसर आपका बी है, फ्रांस। सोवियत संघ से क्या लिया गया था? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां हम आपको कल इसी टाइम पे जो है लगभग 10 बजे के आसपास हम आपको जो है चैप्टर नंबर 4 का जो प्रश्न है वो आपको हम कराएंगे, क्लास 9th एनसीईआरटी का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज से बहुत हेल्प मिल रही होगी। खासकर जिन अभ्यर्थियों को पॉलिटी कम समझ में आता, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें पता लग रही होंगी। थोड़ा बहुत फैक्ट्स तो सभी को याद रखने होते हैं, आपको भी याद रखना होगा। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।